इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। मतलब हम बात कर रहे हैं कोशिका की कार्यप्रणाली की। और खास तौर पर हमारा ध्यान कोशिका झिल्ली और केंद्रक पर रहेगा। बिल्कुल। और हमारा मिशन है इन स्मार्ट सेल ब्लूप्रिंट की तस्वीरों या कहें स्लाइड्स के जरिए ये समझना कि कोशिका किसी स्मार्ट सिटी की तरह कैसी काम करती है। सही कहा। अगर हम इन दस्तावेजों पर नजर डालें तो सबसे बड़ी गलतफहमी यही दूर होती है कि कोशिका कोई पानी भरा निष्क्रिय गुब्बारा है। हाँ, तो चलिए पहली तस्वीर यानी स्लाइड 1 और 2 से शुरुआत करते हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि कोशिका कोई साधारण चीज नहीं है। एकदम सही। ये तो एकदम किसी सुनियोजित शहर जैसी लग रही है, जहाँ सुरक्षा, ऊर्जा और नियंत्रण के अलग-अलग विभाग काम कर रहे हैं। और ये शहर कभी सोता नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा सक्रिय और कड़ाई से नियंत्रित जगह है। तो इस शहर की सुरक्षा दीवार से शुरू करते हैं। किसी भी शहर को सुरक्षित रहने के लिए एक मजबूत सीमा चाहिए होती है ना? बिल्कुल। स्लाइड 3 और 4 में इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिखाया गया है। अब सच कहूं तो ये फ्लूइड और मोज़ेक एक साथ कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा उलझाने वाला लगता है। यहीं पर इसका सबसे खूबसूरत मैकेनिज्म छिपा है। इसे ईंट पत्थर की कोई पक्की दीवार समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो शहर की मुख्य दीवार तो है, लेकिन वो तेल या साबुन के बुलबुले की तरह हमेशा बहती रहती है। ये तरल यानी फ्लूइड है। अरे रुकिए, बुलबुले की तरह? मतलब क्या कोशिका की सुरक्षा दीवार लगातार हिल रही है? बिल्कुल। अगर ये इतनी ही तरल है तो ये शहर सुरक्षित कैसे रहता है? ये तो बिखर जाना चाहिए। हाँ, और यहीं पर कोलेस्ट्रॉल का काम आता है। उसी स्लाइड में देखिए, झिल्ली के बीच फंसा कोलेस्ट्रॉल इस हिलते हुई दीवार को बिखरने से रोकता है। ओह, समझ गई। और वो जो प्रोटीन के बड़े-बड़े अणु हैं वो क्या करते हैं? या सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मिलती है। इसका मतलब ये कि तैरते हुए प्रोटीन गार्ड अपनी मर्जी से आकार बदलकर जरूरी पोषक तत्वों को अंदर खींच लेते हैं। स्लाइड 6 में इसका संदर्भ दिया है। स्लाइड 6। हाँ, जहां पादप कोशिकाओं की मृत और कठोर कोशिका भित्ति दिखाई गई है। उसके उलट हमारी ये झिल्ली जीवित और लचीली होती है, जो संतुलन बनाए रखती है। ये तो अद्भुत है। और झिल्ली पर लगे वो कार्बोहाइड्रेट्स शायद आईडी कार्ड की तरह काम करते हैं। एकदम सही पकड़ा। कोई भी बाहरी तत्व आता है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स उसे स्कैन करके पहचानते हैं। मतलब झिल्ली सिर्फ एक सीमा नहीं है, वो खुद फैसले ले रही है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर झिल्ली शहर की सुरक्षा करती है तो शहर को चलाने के आदेश कहाँ से आते हैं? हाँ, वो आदेश आते हैं शहर के सिटी हॉल से। तो अब स्लाइड 7 और 8 पे चलते हैं, जो केंद्रक या न्यूक्लियस के बारे में है। इसे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। और ये सिर्फ एक नियंत्रण कक्ष नहीं है। इसके अंदर क्रोमैटिन के रूप में जीव का पूरा मास्टर प्लान यानी डीएनए सुरक्षित है। तो न्यूक्लियस सिर्फ आदेश नहीं देता, बल्कि आनुवांशिक जानकारी के जरिए कोशिका की वृद्धि और विभाजन को भी निर्देशित करता है। बिल्कुल। और तस्वीर में ये न्यूक्लियर पोर्स दिख रहे हैं। क्या ये दफ्तर के दरवाजे हैं? हाँ, लेकिन ये बहुत ही सुरक्षित दरवाजे हैं। और केंद्रक के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलस या केंद्रिका राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। अच्छा, तो ये राइबोसोम और डीएनए का संदेश इन्हीं दरवाजों से बाहर आते हैं? एकदम। अगर ये पोर्स ना हो तो मास्टर प्लान कभी बाहर नहीं जा पाएगा और कोशिका काम करना बंद कर देगी। तो एक सफल शहर के लिए सुरक्षा टीम और सिटी हॉल के बीच सीधा संचार होना चाहिए। हमारी अंतिम तस्वीर स्लाइड 10 को देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि ये दोनों आपस में तालमेल कैसे बिठाते हैं। बिल्कुल, ये एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? देखिए, केंद्रक जो हमारा मास्टर प्लान है वो तय करता है कि कोशिका को किस प्रोटीन या ऊर्जा की आवश्यकता है। और कोशिका झिल्ली जो लॉजिस्टिक्स देखती है वो उस आदेश के अनुसार बाहरी वातावरण से जरूरी पोषक तत्व अंदर लाती है और कचरा बाहर भेजती है। क्या बात है, एक परफेक्ट सप्लाई चेन। कुल मिलाकर कोशिका एक अत्यधिक जटिल और स्वनियंत्रित स्मार्ट सिटी है। इसमें कोई शक नहीं है। लाखों सालों से जीवन इसी अचूक तालमेल के भरोसे टिका हुआ है। लेकिन जाते जाते एक विचार जहन में आता है, अगर केंद्रक आदेश देने वाला नियंत्रण केंद्र है और झिल्ली प्रवेश को नियंत्रित करने वाली द्वारपाल है, तो सोचिए जब कोई वायरस इस सुरक्षा प्रणाली को चकमा देकर किसी फर्जी आईडी कार्ड के साथ अंदर घुसने की कोशिश करता होगा
तब इस शहर के अंदर क्या होता होगा? ये तो सच में डराने वाला ख्याल है। वो तो सीधे मास्टर प्लान को ही हाईजैक कर लेगा। बिल्कुल। ये सेल्यूलर हैकिंग अपने आप में आगे खोज करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। ठीक है, तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ बहुत ही अद्भुत स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं। मतलब हमारे पास आरेखों और स्लाइड्स का एक पूरा सेट है और हमारा मिशन आज ये है कि हम एक एक करके इन स्लाइड्स का गहराई से विश्लेषण करें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो बस पानी या जेली से भरा एक छोटा सा बुलबुला है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये सच नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बुलबुले वाली छवि मतलब शायद जीव विज्ञान की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। अगर हम इस जानकारी को ध्यान से देखें तो ये एक अत्यधिक संगठित शहर की तरह है। एक कोशिकीय महानगर। एकदम सही शब्द है, कोशिकीय महानगर, जहां भारी कारखाने हैं, रसद यानी लॉजिस्टिक्स का पूरा नेटवर्क है और विशाल ऊर्जा संयंत्र भी हैं जो पूरी तरह से तालमेल में काम कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी स्लाइड 1 और 2 से शुरुआत करते हैं। इन दोनों स्लाइड्स में इस शहर का एक तरह से नक्शा दिया गया है। इसमें कोशिका को 3 मुख्य जिलों में बांटा गया है। पहला है निर्माण केंद्र, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा है रसद और वितरण वाला जिला, गोल्जी उपकरण। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, ऊर्जा संयंत्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, और अगर हम किसी भी बड़े औद्योगिक शहर की कल्पना करें तो उसे चलाने के लिए सबसे बुनियादी चीज क्या चाहिए? बिजली। बिजली, बिल्कुल। ऊर्जा के बिना तो कोई कारखाना या डिलीवरी सिस्टम चल ही नहीं सकता। वही बात है। तो शहर को चलाने के लिए सबसे पहले बिजली चाहिए, इसलिए हम स्लाइड 3 पर चलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की वास्तुकला को दिखाती है। तो स्लाइड 3 को देखने पर पता चलता है कि ये कोई साधारण ढांचा नहीं है। इसमें एक बाहरी झिल्ली है, एक आंतरिक झिल्ली है और इसके बीच में एक इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है और सबसे अंदर एक तरल भरा है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और इन झिल्लियों का काम करने का तरीका बहुत ही खास है। जैसे बाहरी झिल्ली की बात करें तो ये शहर की सुरक्षा दीवार की तरह है, लेकिन इसमें पोरिन्स नाम के विशेष प्रवेश द्वार होते हैं। अच्छा, पोरिन्स। हाँ, पोरिन्स। ये इसे पारगम्य बनाते हैं ताकि जरूरी अणु आसानी से अंदर आ सकें। लेकिन मैट्रिक्स में इसका अपना खुद का गोलाकार डीएनए होता है, जिसे mtDNA कहते हैं, और राइबोसोम भी होते हैं। ये इसे बहुत ही खास बनाता है। अरे वाह, खुद का डीएनए। लेकिन यहाँ स्लाइड 4 पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चित्र में 2 तरह की झिल्लियों की तुलना की गई है। बाहरी झिल्ली तो एकदम चिकनी है, लेकिन ये जो आंतरिक झिल्ली है, जिसे क्रिस्टे कहते हैं, ये बहुत ही मुड़ी हुई और उबड़-खाबड़ है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे जबरदस्ती ठूस दिया हो। देखने में ये थोड़ा अजीब या खराब डिजाइन लग सकता है, पर ये दरअसल इवोल्यूशन का एक मास्टरपीस है। इसे सूटकेस में फिट करना हो तो मैं उसे सीधा तो नहीं रख सकती, मुझे उसे कई बार मोड़ना पड़ेगा ताकि वो उस छोटे से सूटकेस में समा जाए। क्या यहाँ भी वही हो रहा है? एकदम सटीक उदाहरण है। ये मुड़ाव इसीलिए जरूरी है ताकि उस सीमित जगह में सतह क्षेत्र या सरफेस एरिया को अधिकतम किया जा सके। और सरफेस एरिया ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि इसी सतह पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ETC और ATP सिंथेस के छोटे छोटे इंजन लगे होते हैं। सतह जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा इंजन फिट होंगे और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा बनेगी, यानी ATP बनेगी। समझ गई। अब अगर हम स्लाइड 5 की तरफ बढ़ें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य कार्यों का विवरण है। ऊर्जा निर्माण तो है ही, और मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम संतुलन का भी जिक्र है। लेकिन इसमें 2 और बहुत ही अजीब काम लिखे हैं। हाँ, और ये दोनों काम बहुत गहरे हैं। पहला है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। हम हमेशा मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ ATP बनाता है, लेकिन नवजात शिशुओं में हाइबरनेट करने वाले जानवरों में ब्राउन फैट होता है। अच्छा, ब्राउन फैट। हाँ, तो उसमें क्या अलग होता है? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाने के बजाय सारी ऊर्जा को सीधे ऊष्मा या गर्मी के रूप में शरीर में छोड़ देता है। मतलब शरीर को गर्म रखने के लिए कांपने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे एक हीटर की तरह काम करता है। ये तो कमाल है। लेकिन इसी स्लाइड में एक और चीज है जिसने मुझे सच में उलझा दिया, एपोप्टोसिस या कोशिका मृत्यु। यहाँ लिखा है कि क्षतिग्रस्त होने पर यह साइटोक्रोम C नाम का प्रोटीन रिलीज करता है। मतलब हमारे मुख्य पावर प्लांट के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन लगा हुआ है। ये तो बहुत खतरनाक लगता है।
खतरनाक लगता है, पर यह बहुत जरूरी है। जब कोई कोशिका गंभीर रूप से खराब हो जाती है तो उसे एक नियंत्रित तरीके से मरना होता है ताकि वो कैंसर जैसी बीमारी में ना बदल जाए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी को बाहर निकालकर एक तरह से शहर को शट डाउन करने का अलार्म बजा देता है। बाप रे, ये तो बहुत ही नाजुक और मजबूत व्यवस्था है एक साथ। तो अब जब हमारे पास ऊर्जा आ गई है और शहर सुरक्षित है, तो हम स्लाइड 6 की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा निर्माण नेटवर्क, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या ER। बिल्कुल। स्लाइड 6 में हम देख सकते हैं कि ये कोई छोटी संरचना नहीं है। ये सिस्टर्नी यानी चपटी थैलियों और नलिकाओं का एक विशाल निरंतर झिल्लीदार नेटवर्क है। और ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, ये एक कोशिका के साइटोस्केलेटन को सहारा भी देता है, मतलब एक मैकेनिकल ढांचा भी प्रदान करता है, ताकि शहर अपनी जगह पे टिका रहे। अब स्लाइड 7 पर अगर हम आए तो यहाँ सतही संरचना का बहुत अच्छा विजुअल विश्लेषण है। रफ ER और स्मूथ ER के बीच एक स्पष्ट दृश्य अंतर है। हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं रोजमर्रा का उदाहरण दूं तो रफ ER की सतह ऐसी लगती है जैसे कोई सड़क हो जिस पर अनगिनत स्पीड बम्प्स लगे हों। ये स्पीड बम्प्स असल में राइबोसोम हैं। और दूसरी तरफ स्मूथ ER है जो बिल्कुल एक नए चिकने हाईवे की तरह है जहां कोई स्पीड बम्प नहीं है। एकदम सही। और ये सतही अंतर स्लाइड 8 में और स्पष्ट हो जाता है, जहां इनके कार्यों की तुलना की गई है। रफ ER पर जो राइबोसोम हैं वे प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, फिर उस प्रोटीन की फोल्डिंग होती है और उसमें संशोधन किए जाते हैं, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब उस पर कार्बोहाइड्रेट की चेन जोड़ना है ना? बिल्कुल। लेकिन स्मूथ ER प्रोटीन नहीं बनाता क्योंकि उसके पास राइबोसोम नहीं है। वो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें बनाता है, पर इसमें एक बहुत ही विशिष्ट कार्य है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषरण। विषरण मतलब जहर को बेअसर करना। ये स्मूथ ER कैसे करता है? जैसे हमारे लिवर में स्मूथ ER की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वहां साइटोक्रोम P450 जैसे विशेष एंजाइम होते हैं जो दवाओं और हानिकारक तत्वों को तोड़कर नष्ट कर देते हैं। वे जहरीले अणुओं को पानी में घुलनशील बना देते हैं ताकि शरीर उन्हें बाहर निकाल सके। क्या बात है! तो ये शहर का प्यूरिफिकेशन प्लांट भी है। चलिए, तो अब हमारे कारखानों ने माल बना लिया है, लेकिन ये अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? यहीं पर स्लाइड 9 आती है, कोशिकीय पोस्ट ऑफिस गोल्जी उपकरण। हाँ, गोल्जी उपकरण। स्लाइड 9 दिखाती है कि इसमें 4 से 8 सिस्टर्नी का एक स्टैक होता है। इसके मुख्य काम है संशोधन करना, पैकेजिंग करना और लाइसोसोम का निर्माण करना। तो ये बिल्कुल एक पोस्ट ऑफिस की तरह ही काम करता है। लेकिन स्लाइड 10 में गोल्जी की ध्रुवीयता या पोलैरिटी के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही दिलचस्प है। इसमें 3 हिस्से दिखाए गए हैं, सिस फेज, मध्य भाग और ट्रांस फेज। ये ध्रुवीयता बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशात्मक प्रवाह के बिना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर हम एक बड़े अमेज़न वेयरहाउस की कल्पना करें तो सिस फेस एक तरह से रिसीविंग डॉक है ना? हाँ। जहां ER से कच्चा माल आता है। हाँ, एकदम। और फिर वो माल मध्य भाग में जाता है जहां उसकी छटाई होती है, लेबलिंग होती है और फिर वो ट्रांसफेस पर पहुंचता है। और ट्रांसफेस वो शिपिंग डॉक हो गया जहां से माल पुटिकाओं या वेसिकल्स में पैक होकर बाहर भेजा जाता है। बिल्कुल सही। और सोचिए, अगर ये दिशात्मक प्रवाह ना हो तो कोशिका में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। माल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। सब कुछ उलझ जाएगा। तो अब तक हमने अलग-अलग हिस्सों को बहुत गहराई से देखा है, लेकिन स्लाइड 11 और 12 दिखाती हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है, एक पूरी लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा का एकीकरण। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्लाइड 11 में एक मैक्रो मॉलिक्यूल की पूरी यात्रा के 4 चरण दिखाए गए हैं। तो मैं इसे एक एक करके बताती हूँ। पहला चरण, रफ ER में प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरा चरण, एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल उस प्रोटीन को गोल्जी तक लेकर जाती है। बिल्कुल। फिर तीसरा चरण, गोल्जी में उस प्रोटीन का संशोधन होता है, उसकी पैकेजिंग होती है। और अंत में चौथा चरण, एक स्रावी वेसिकल यानी सेक्रेटरी वेसिकल उस प्रोटीन को कोशिका के बाहर भेज देती है। इसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया कितनी सुचारू रूप से चलती है। लेकिन अगर हम स्लाइड 12 पर आएं तो हमें बड़ी तस्वीर समझ आती है। ये पूरी प्रणाली का चालक कौन है? ATP, हमारी ऊर्जा। हाँ, चाहे ER में प्रोटीन बन रहा हो या वेसिकल्स यात्रा कर रही हो, यहां तक कि गोल्जी जो पैकेजिंग कर रहा है, हर एक कदम पर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाई गए ATP की निरंतर आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये सारे अंग एक दूसरे पर कितने गहराई से निर्भर हैं।
ये सच में उनकी परस्पर निर्भरता को साबित करता है। बिल्कुल। तो हम अपनी चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। स्लाइड 13 और 14 एक तरह से हमारा निष्कर्ष है। स्लाइड 13 में एक त्वरित सारांश या चीट शीट दी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ऊर्जा, ER का मतलब निर्माण और गोल्जी का मतलब पैकेजिंग। और स्लाइड 14 इसी संदेश को दोहराती है कि जीव विज्ञान की ये एक परिपूर्ण वास्तुकला है। यहाँ रूप और कार्य एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऊर्जा और संरचना मिलकर एक संपूर्ण सूक्ष्म ब्रह्मांड बनाते हैं। एकदम सही कहा। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने इतनी सारी चीजें देखी, पर अगर हम इस ज्ञान को एक कदम और आगे ले जाएं, तो कुछ ऐसा है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। हमने शुरुआत में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का DNA होता है, mtDNA। हाँ, जो कि बिल्कुल बैक्टीरिया की DNA जैसा होता है। और इवोल्यूशन के अनुसार ये कभी स्वतंत्र रूप से घूमने वाले बैक्टीरिया हुआ करते थे। फिर किसी समय हमारी कोशिकाओं के पूर्वजों ने इन्हें अपने अंदर रख लिया और ये सिम्बायोसिस शुरू हो गया। बिल्कुल, एक सहजीवी रिश्ता बन गया। तो ये सोचना कितना रोमांचक है ना कि हमारे इस कोशिकीय महानगर का जो मुख्य पावर प्लांट है, जिस पर हमारा पूरा शहर टिका है, वो वास्तव में एक बाहरी इकाई, एक एलियन एंटिटी के ब्लूप्रिंट पर चल रहा है। ये सच में बहुत ही गहरा विचार है। अगर बिजली घर के पास अपने खुद के निर्वेश हैं, अपना खुद का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है, तो इस शहर को असल में कौन चला रहा है? हम या वो प्राचीन बैक्टीरिया? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपने अंदर बसे इस अद्भुत सूक्ष्म संचार पर विचार करते रहिए।